हेलो एवरीवन, सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट बिजनेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मुझे अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। आज का इस सेशन में मैं सबके लिए लेके आया हूँ। आज चैप्टर 4 हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हमने चैप्टर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर चुका है। ऑलमोस्ट वी हैव डन। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4, जो कि हमारा क्या है, परमाणु संरचना, ठीक है। तो परमाणु संरचना से जुड़े टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए, क्योंकि वीडियो के अंत तक आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिलने वाली है। टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस का आपको आंसर्स मिलने वाला है, ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वीडियो आप तक पहुँच जाए, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपको इसमें दिख रही होगी। सवाल क्या है, परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। परमाणु और अणु के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब है हमारे परमाणु संरचना। परमाणु की संरचना कैसी होती है, परमाणु दिखने में कैसी होती है, उसकी मॉडल प्रस्तुत करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। क्या है हमारे ऑप्शंस में, क्या सबसे पहला वैज्ञानिक डाल्टन थे, रदरफोर्ड थे, जे थॉमसन थे, या फिर इनमें से कोई भी व्यक्ति नहीं थे। तो सबसे पहला व्यक्ति जिन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया था वो थे जे थॉमसन। कौन थे, जे थॉमसन। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 में आपसे पूछा है, परमाणु का पहला मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है। पहला मॉडल किसने दिया था, जैसे अभी हमने पढ़ा क्या, परमाणु की संरचना का मॉडल प्रस्तुत करने वाला जे थॉमसन, और परमाणु का पहला मॉडल जो दिए थे वो व्यक्ति भी कौन थे, वो व्यक्ति भी थे जे थॉमसन। कौन थे, जे थॉमसन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 में पूछा है, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में अल्फा कणों को किस धातु के पन्नी पर टकराया था। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर रिपीट। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में अल्फा कणों को किस धातु की पन्नी पर टकराया। रदरफोर्ड ने एक प्रैक्टिकल किया था, एक प्रयोग किया था, जिसमें उसने अल्फा कणों को किसमें पर टकराया था, अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया था, ठीक है, सोने की पन्नी पे टकराया था। वो इस प्रयोग को किस लिए कर रहा था, वो इलेक्ट्रॉन की स्थिति को पता करने के लिए, इलेक्ट्रॉन की स्थिति पता करने के लिए उन्होंने क्या किया था, अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया था, ठीक है। तो सोने की पन्नी पर टकराया था, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है, परमाणु का नाभिक होता है, परमाणु के नाभिक होता है, क्या होता है परमाणु के, क्या परमाणु के नाभिक में धनावेशित होता है, ऋणावेशित होता है, उदासीन होता है, इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु के नाभिक हमेशा क्या होता है, धनावेशित होता है ना। उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, धनावेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है, क्या परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था। परमाणु के नाभिक का खोज, परमाणु का नाभिक का खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है रदरफोर्ड। कौन है, रदरफोर्ड, ठीक है। क्योंकि रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का प्रयोग के दौरान ही नाभिक का खोज किया था, ठीक है। तो परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया है, रदरफोर्ड ने किया है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था, जे थॉमसन ने, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का आविष्कार ई गोल्डस्टीन ने किया था। नाभिक का आविष्कार रदरफोर्ड ने किया था। इन सबको आप याद रखिए, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन 7 पे आ गया प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया था। प्रोटॉन का आविष्कार मैंने अभी जस्ट बताया कि प्रोटॉन का आविष्कार ई गोल्डस्टीन यानी कि गोल्डस्टीन ने किया था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है चैडविक, जे चैडविक, एक्चुअली होता है जे चैडविक, ठीक है। तो चैडविक यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, तो चैडविक क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन 9 में पूछा है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन में, आपको बताना होगा। क्या उसमें +1 आवेश होता है, -1 आवेश होता है, 0 होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन में हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रॉन में जो है -1 आवेश होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, -1, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है, प्रोटॉन का आवेश होता है,
एक प्रोटॉन का आवेश होता है +1 होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है तो +1 धनावेशित होता है प्रोटॉन। तो एक प्रोटॉन का आवेश क्या होता है, +1 होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एंड 11 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, न्यूट्रॉन का आवेश होता है। न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन के आवेश की संख्या क्या हो सकती है, इसमें हमारा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, 0 होगा। न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता है, ना ही उसमें धनावेशित होती है, ना ही वो ऋणावेशित होती है। ठीक है, ना ही उसमें प्लस चार्ज होता है, ना ही माइनस हो जाता है। तो न्यूट्रॉन का आवेश क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के कितना गुना होता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के कितना गुना होता है, ये आपको बताना होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, कॉपी में या कहीं पर भी नोट करके रख लीजिएगा। एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/2000 गुना होता है। कितना होता है, 1/2000 गुना। इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है, 1/2000 गुना होता है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के। ठीक है, चलिए आते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है किस कण में द्रव्यमान होता है किंतु आवेश नहीं होता। इनमें से दिए गए ऑप्शंस में आपको बताना होगा किसमें द्रव्यमान जरूर होता है लेकिन आवेश नहीं होता है। हम लोग कुछ क्वेश्चंस पहले ही, ठीक है ना, थोड़ी देर पहले ही हमने ये पढ़ा, क्या पढ़ा कि प्रोटॉन में जो होता है, प्रोटॉन में +1 होता है, इलेक्ट्रॉन में -1 होता है। इन दोनों में तो आवेश होता है। हमारा क्वेश्चन क्या था कि इस कण में द्रव्यमान होता है किंतु आवेश नहीं होता। प्रोटॉन में द्रव्यमान भी होता है और आवेश भी होता है, इलेक्ट्रॉन में भी द्रव्यमान भी होता है और आवेश भी होता है। ठीक है, तब क्या बच गया हमारा, न्यूट्रॉन बच गया। क्या बच गया, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन बच गया। न्यूट्रॉन में द्रव्यमान होता है परंतु उसमें आवेश नहीं होता। ठीक है, कोई भी उसमें आवेश नहीं होता है। तो हमारे इस प्रकार क्वेश्चन आंसर क्या होगा हमारा, इसका ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में आते हैं 14 पे। क्वेश्चन 14 में पूछा है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। उसने अल्फा कणों का जो प्रयोग किया था, सोने की पन्नी पे जो उसने टकराया था अल्फा कणों को, उस प्रयोग का खोज के लिए उत्तरदायी क्या था। उस प्रयोग के खोज से क्या निकला था, क्या मिला था। ठीक है, क्या परमाणु केंद्रक मिला था, इलेक्ट्रॉन मिला था, प्रोटॉन मिला था या न्यूट्रॉन मिला था। तो उस प्रक्रियन के प्रयोग से परमाणु केंद्रक मिला था, नाभिक मिली थी ना, नाभिक की खोज हुआ था वहाँ से। तो नाभिक क्या है, किसी परमाणु के केंद्रक जो है ना उसी को नाभिक कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु केंद्रक का खोज हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातें क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान डैश पर विद्यमान होता है। किस पे विद्यमान होता है, क्या इलेक्ट्रॉन पे विद्यमान होता है, प्रोटॉन पे, नाभिक पे, या इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक पे विद्यमान होता है, नाभिक पर विद्यमान होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, नाभिक पर विद्यमान होता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में पूछा है परमाणु के नाभिक में निम्नांकित में कौन सा कण उपस्थित होता है। नाभिक में कौन सा कण होता है ये आपको बताना होगा। क्या इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन तीनों ही चीज़ होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है। किसी भी परमाणु के नाभिक में केवल और केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही रहते हैं। तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है ना परमाणु के कोष में घूमते रहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षा में चारों ओर घूमते रहता है। ठीक है, और लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक ही जगह पे रहता है। तो इसका इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। परमाणु के नाभिक में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातें क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आपसे पूछा है कि परमाणु के द्रव्यमान संख्या डैश द्वारा निरूपित किया जाता है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या को हम कौन सा सिंबल से दिखाते हैं ये आपको बताना होगा। क्या हम उसे सिंबल ए से दिखाते हैं, एम से दिखाते हैं, केजी से दिखाते हैं या डी से दिखाते हैं। द्रव्यमान संख्या की बात कही गई है, द्रव्यमान संख्या को हम ए से दिखाते हैं, कैपिटल ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, उसे हम ए से दिखाते हैं। और द्रव्यमान संख्या को हम जेड से दिखाते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है परमाणु संख्या है। परमाणु संख्या है, क्या है परमाणु संख्या, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, हमें समझ में आ जाएगी। परमाणु संख्या है नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या,
कुल न्यूट्रॉनों की संख्या या इनमें से कोई नहीं। कोई परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या होती है, या फिर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, या फिर कुल न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, या भी इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी परमाणु संख्या जो है ना, उसके नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या होती है। जितनी प्रोटॉनों की संख्या है उतनी परमाणु की संख्या कहलाती है। अगर हाइड्रोजन परमाणु की प्रोटॉन की संख्या 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी परमाणु संख्या 1 है। अगर कार्बन की प्रोटॉन की संख्या 6 है, इसका मतलब ये हुआ कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। ठीक है, तो किसी भी नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। ठीक है, क्लियर हो रही है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 में पूछा आपसे किसी परमाणु की परमाणु संख्या डैश द्वारा निरूपित किया जाता है। परमाणु संख्या को हम दिखाते हैं जेड द्वारा। किस द्वारा दिखाते हैं? जेड द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान को हम ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से, एंड परमाणु संख्या को हम डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा है के कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे अब आगे कोष, तो थोड़ा सा आपको मैं कोष के बारे में बता देता हूँ। कोष क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विन्यास जब हम बनाते हैं तो उसमें कुछ कोष आती है। ठीक है, एक छोटा, एक उससे थोड़ा बड़ा। ठीक है, ये इस तरह होगा इधर। चलिए इसे ठीक से कर लेते हैं। ये है हमारा पहला कोष, ये हमारा हो गया नाभिक। नाभिक एक छोटा सा बिंदु तरह होता है। ठीक है, पहले कोष में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पहला कोष में हमारा केवल और केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं। जब भी 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम उसको क्या करते हैं? दूसरी कक्षा में भेज देते हैं। ठीक है, तो पहला कोष को हम लोग के से डिनोट करते हैं, दूसरी को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, तीसरा को हम लोग डिनोट करते हैं किस में? तीसरा को एम से डिनोट करते हैं, के एल एम ऐसा होता है। 3 कोष तक हम लोग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन में कि के कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो के कोष में अधिकतम हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं। जब भी 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है तो के कोष के अलावा हम लोग एल कोष में जाते हैं। ठीक है, के कोष से बढ़ के कहाँ जाते हैं? एल कोष में जाते हैं। और जब एल कोष से ज़्यादा होता है तो हम किस में जाते हैं? एम कोष में जाते हैं। ठीक है, इससे जुड़े सवाल भी हमारा इसमें बना हुआ है, हम इस आगे आपको इससे जुड़े सवाल भी मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया कि के कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन बी क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। परमाणु के दूसरे कोष एल में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? एल में चलिए देखिए, पहला कोष हमारे क्या होता है? इस तरह हमारा पहला कोष है, ये हमारा नाभिक है। पहला कोष को हम लोग के से दिखाते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मैंने कहा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा में कितने होते हैं? कितने अधिक से अधिक। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, अधिक से अधिक कोषों की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। वो फॉर्मूला हमारा होता है 2n²। क्या होता है? 2n²। जहाँ n की जगह पे आप कोई भी नंबर बैठाइए। अगर आप n की जगह पर 1 बैठाते हैं तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 होगा। 2 × 1 = 2, यानी कि पहला कोष में हमारा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कि हमने प्रूव कर लिया, इससे पहला क्वेश्चन में देख लिया। ठीक है, अब हमारा एल कोष की बारी। एल यानी कि दूसरा कोष की बारी। तो दूसरा कोष यानी कि आप यहाँ पे n के जगह पे अभी 2 बैठाइए, है ना। 2n² हमारा फॉर्मूला था। अभी आप n की जगह पे क्या करेंगे? 2 बैठाइए, तो 2 का स्क्वायर करिए, कितना हो रहा है टोटल? जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका हो रहा है 8 हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 2 = 8। इसका मतलब ये हुआ कि आपका दूसरा कोष में, जिसे हम एल के नाम से जानते हैं, ठीक है, यानी दूसरा कोष में, ये पहला कोष होगा, दूसरा कोष में आपके कितने इलेक्ट्रॉन होगी? दूसरा कोष में अधिक से अधिक आपका 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब अगर हमको चेक करना है तीसरा में कितना होगा, तो हम क्या करेंगे? 2n² की जगह पे, n की जगह पे हम क्या बैठाएंगे? 3 बैठा देंगे। यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन तीसरा कोष में होंगे। तो देखिए कितना होंगे? 3 का स्क्वायर 9 और 9 × 2 = 18, यानी तीसरा कोष में आपके 18 इलेक्ट्रॉन होंगे अधिक से अधिक। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सवाल था क्या? दूसरा कोष का सवाल था कि दूसरे कोष एल में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो उसमें अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, अधिक से अधिक की बात कही गई है। 8 से कम भी अगर होता है, ठीक है, 8 से कम 2 से ज़्यादा होता है, तब भी वो हमारे दूसरे कोष में रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अधिक से अधिक कर कहा गया तो 8 इलेक्ट्रॉन। जब भी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या होगा? तीसरा कोष में स्थानांतरित हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 में पूछा है परमाणु के तीसरे कोष एम में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? देखिए अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि हमारा
जब पहला कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन। जब भी 8 से ज़्यादा होता है तो हम तीसरे में भेजते हैं, और तीसरा में कितना होता है, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरा कोष की बात कही गई है ना। 2n² का हमने फॉर्मूला कहा आपसे, तो 2 इंटू मैंने कहा n की जगह फिर 3 बैठाइए, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं तीसरा कोष में, तो 3 के स्क्वायर करके इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो रहा है, 18 हो रहा है, ठीक है। तो तीसरा कोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो वो है हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। जब भी 18 से ज़्यादा होगा तो हम उसको क्या करें, चौथे कोष में भेज दिए जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर हमारे इलेक्ट्रॉन विन्यास हम जब बनाते हैं तो तीसरा कोष तक ही जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा है सोडियम तत्व के परमाणु के m कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सवाल देखिए, बहुत मज़ेदार सवाल है ये, है ना। इसे समझने वाली बात है, इसको बहुत ध्यान से समझिए। क्या कहा आपको कि सोडियम तत्व के परमाणु के m कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, m कोष में। तो कहने का मतलब पहले आपको सोडियम का परमाणु संख्या जानना है, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि आपको मिनिमम 20 एलिमेंट्स का नाम, परमाणु संख्या नाम, सिंबल्स, संयोजकता आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तभी आप इन सारे क्वेश्चंस को आसानी से जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सोडियम की बात कही गई है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का मतलब ये हुआ, इलेक्ट्रॉन का विभाजन करिए। पहला इलेक्ट्रॉन, पहला कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, 2 ले लेगा वो। दूसरा में कितना होता है, 8 होता है, एक बच जा रहा है हमारा, एक बच जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, क्या था सवाल हमारा, सोडियम तत्व के परमाणु के m कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमारा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं m कोष में, m कोष यानी तीसरा कोष, ये हमारा k है, ये हमारा l है, ये हमारा m है। m कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरा कोष m कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे एक सवाल ये भी आ सकता है कि हमने इसको इस तरह ही क्यों अरेंज किया। सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, क्या हम इसे इस प्रकार अरेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे सोडियम का मैंने कहा 11 होता है उसका परमाणु संख्या, तो क्या हम इसे इस तरह अरेंज नहीं कर सकते हैं, पहला में हम 2 देंगे, दूसरा में हम 9 देंगे, तब भी तो हमारा 11 हो रहा है। नहीं, ऐसे हम बिल्कुल भी अरेंज नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो नियम है उसे पालन करिए। उसका नियम क्या है, उसका नियम ये है 2n² का जो हमने सीखा फॉर्मूला कोषों की संख्या निकालने का, इस फॉर्मूला को आपको क्या करना होगा, पालन करना होगा। 2n² कहने का मतलब ये हुआ, जैसे हमने पहला कोष में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमने चेक किया था, तो पहला कोष में हमारा 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमको पहला में 2 ही देना है। दूसरा में हमारा अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं, तो हम यहाँ 9 नहीं दे सकते, हम 8 ही देंगे। 8 से जब ज़्यादा हो गया तो हम उसे कहाँ भेजेंगे, तीसरा कोष में भेजेंगे। इस प्रकार हमारा सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ वो हमारे क्या हुआ, 2, 8 और 1 हुआ, ठीक है। आई समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 24 पे। एल्युमिनियम की संयोजकता है। संयोजकता जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संयोजकता आपको सवाल पूछी जाएगी, और संयोजकता कैसे निकाला जाता है, कैसे निकालेंगे, इसके बारे में ध्यान से सुनिए यहाँ पे, ठीक है। एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी है, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको एल्युमिनियम की परमाणु संख्या याद होना बहुत जरूरी होता है। एल्युमिनियम Al जो कि हमारा कितना 13 होता है, ठीक है। आप बारी इसकी इलेक्ट्रॉन की विभाजन की, तो पहला कोष में कितने इलेक्ट्रॉन मैंने कहा था, पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 मैंने कहा। तीसरा में क्या बच गया, 3 बच गया। देखिए किसी भी तत्व, किसी भी परमाणु का संयोजकता क्या होती है, उस एक बाहरी कोष में, उसके बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वही उसकी संयोजकता कहलाती है। उसके बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। तो जिस प्रकार एल्युमिनियम के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि एल्युमिनियम की जो संयोजकता है वो आपका कितना है, 3 है, ठीक है। आ रही समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम का संयोजकता है। अब मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम Mg, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 12 होती है। तो इसका इलेक्ट्रॉन विभाजन क्या होगा, 2, 8, 2। इसके सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे समझेंगे संयोजकता के बारे में। देखिए यहाँ पे थोड़ा संयोजकता के बारे में समझते हैं कि संयोजकता होती क्या है। क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है संयोजकता को समझना, ठीक है। संयोजकता के बारे में हम समझेंगे क्या है। किसी तत्व की संयोजकता सबसे बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। जैसे मैंने कहा, किसी भी तत्व की जो संयोजकता होती है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करते हैं
तो सबसे बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इसका क्या होती है, संयोजकता होती है। ठीक है, जैसे सोडियम, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है मैंने। सोडियम परमाणु संख्या कितनी होती है, 11 होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब इसका करेंगे क्या होगा, 2 8 1 होगा। सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजकता क्या हो जाएगी इसका, +1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार सोडियम का संयोजकता क्या है, +1 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और क्या है देखिए, ध्यान से समझिए इसको। जिन तत्वों के बाहरी कोष में 4 या 4 से कम संख्या वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उन तत्वों की संयोजकता धनात्मक होती है, अर्थात ये तत्व इलेक्ट्रॉन दानी होते हैं। देखिए ध्यान से समझिए इस चीज़ को। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है जिन तत्वों के बाहरी कोष में 4 या 4 से कम संख्या वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उन तत्वों की संयोजकता धनात्मक होती है। जैसे आप यहाँ दे सकते हैं, जैसे मैंने सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया। ठीक है, सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब किया मैंने क्या किया, 2 8 1। बाहरी कोष में क्या है, हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोष में जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो हमारे क्या है, 4 से कम है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कहा कि जिन तत्वों के बाहरी कोष में 4 या 4 से कम संख्या वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उन तत्वों की संयोजकता धनात्मक होती है। इसीलिए सोडियम का जो संयोजकता है वो हमारे क्या है, धनात्मक है। क्यों धनात्मक है, क्योंकि इसके बाहरी कोष में जो संख्या है वो 4 से कम है। ठीक है, 4 या 4 से कम किसी भी तत्व का अगर बाहरी कोष में 4 या 4 से कम संख्या रहे तो वो धनात्मक होगी। ठीक है, तब ऋणात्मक किस में होगी, अगर 4 से ज़्यादा रहे तो ऋणात्मक होगी। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए पढ़ते चलिए इस चीज़ को, वीडियो पॉज करके इस चीज़ को जरूर पढ़िएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जिनकी संयोजकता धनात्मक होती है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन दानी होते हैं। देखिए, ठीक है, उन तत्वों की संयोजकता धनात्मक होती है, अर्थात ये तत्व इलेक्ट्रॉन दानी होते हैं। जिनकी संयोजकता धनात्मक होगी वो इलेक्ट्रॉन दानी होंगे, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेंगे नहीं। आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा आगे पढ़िए। जिन तत्वों के बाहरी कोष में 4 से अधिक संख्या वाले इलेक्ट्रॉन होती है उन तत्वों की संयोजकता ऋणात्मक होती है, अर्थात वे तत्व इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। अब तो हम लोग 4 से कम वाले हम लोग पढ़ लिए, जिनका भी 4 से कम होगा वो इलेक्ट्रॉन दानी, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन देंगे। लेकिन जिन तत्वों के बाहरी कोष में 4 से अधिक संख्या वाली इलेक्ट्रॉन होगी वो क्या करेंगे, उनकी संयोजकता क्या होगी, उनकी संयोजकता ऋणात्मक होगी। क्या होगी, उनकी संयोजकता ऋणात्मक होगी, माइनस में आएगी। चलिए अब आगे क्या लिखा है पढ़ते हैं। इनकी संयोजकता अपने कोष को पूर्ण करने के लिए आवश्यक संख्या के बराबर होती है। अब इनकी संयोजकता हम कैसे निकालते हैं, इनकी संयोजकता निकालने के लिए क्या करते हैं, इनकी संयोजकता अपने कोष को पूर्ण करने के लिए आवश्यक संख्या के बराबर होती है। चलिए इस चीज़ को समझते हैं कि इस चीज़ को मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 17। उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हमने किया तो क्या आया हमारा, 2 8 7 आया। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आएगा कि इसकी तो बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी संयोजकता 7 है। बिल्कुल नहीं, संयोजकता इसकी 7 नहीं है, इसकी संयोजकता है -1। अब -1 क्यों है, इस चीज़ को समझिए ध्यान से। इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या है यहाँ पे, इस चीज़ को समझिए। इनकी संयोजकता यानी कि वे तत्व जिनके लास्ट में यानी कि बाहरी कोष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी कि 4 से अधिक संख्या वाले इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो उनकी संयोजकता कैसी होती है, इनकी संयोजकता अपने कोष को पूर्ण करने के लिए, अपने कोष का मतलब ये हुआ जैसे ये पहला का कोष है, पहला कोष, दूसरा कोष, ये तीसरा कोष। तीसरा कोष में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरा कोष में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधिक से अधिक टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कम से कम टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा लास्ट में यानी कि अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसे अपने कोष को पूर्ण करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसे अपने कोष को पूर्ण करने के लिए केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इसलिए इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 1 होगी। ठीक है, 1 तो होगी इसकी संयोजकता, लेकिन वो माइनस में होगी। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगी। इसकी संयोजकता -1 है, इसकी संयोजकता कितनी होगी, -1 है, क्योंकि इसके तीसरे कोष की कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति के लिए आवश्यक संख्या 1 है। जैसे मैंने अभी कहा कि इसके तीसरे कोष की इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, कम से कम 8, अधिकतम 18। दोनों चीज़ ध्यान से सुनिए, कम से कम 8 होगी, अधिकतम क्या होगी, 18 होगी। तो कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे हमें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसकी पूर्ति के लिए।
तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, यानी कि क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ग्राही है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि हमारा क्या होगा, इसका संयोजकता -1 होगी। जितने भी परमाणु, जितने भी तत्व जिनके लास्ट में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन वाली संख्या होती है, वे सभी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, उनकी संयोजकता ऋणात्मक होगी। और उनके संयोजकता किस आधार पे होगी, उनके कोषों को पूरा करने के लिए कितनी संख्या की और ज़रूरत है उस आधार पे होगी। ठीक है, जैसे क्लोरीन क्या 7 था, 7 यानी कि इसके और एक चाहिए था, तो इसका संयोजकता कितना होगा, 1 होगा, लेकिन वो माइनस में होगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं क्या है। और चलिए यहाँ पे हमारा क्या होता है, संयोजकता के बारे में डिटेल्स खत्म हो जाता है। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 26 पे। अब आप क्लोरीन का आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। क्या है हमारा सवाल, देखिए कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, क्लोरीन 17 होता है, क्या होगा 2 8 7 होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। नाइट्रोजन का संयोजकता है। अब नाइट्रोजन का संयोजकता कितना ही आपको बताना होगा। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है। इसका विन्यास करेंगे तो क्या होगा, पहला कोष में 2, कितना बचा, 5 बचा, यानी कि पहला कोष और दूसरा कोष तक ही जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमारा दूसरा कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये हमारा K है, ये हमारा L है। L कोष में अधिकतम हमारा 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यहाँ पे 5 है। और कितनी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 3 की आवश्यकता है। जब इसे आवश्यकता है, इसका मतलब इसमें ऋण की चार्ज लगेगी, माइनस की चार्ज लगेगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्राही है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, अपने कोष को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, -3 होगी। ठीक है, तो इस प्रकार नाइट्रोजन का संयोजकता क्या होगा, -3 होगा। आ रही है समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 पे पूछा है, किसी तत्व के परमाणु में 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान है। तत्व का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा टोटल 27। ठीक है, 27 क्यों होगा, क्योंकि देखिए, क्योंकि किसी तत्व के, यहाँ देखिए जैसे इसका रीजन में लिख चुका हूँ यहाँ पे, क्यों हमारे 27 हुआ, क्योंकि किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान यानी ए कुल प्रोटॉनों की संख्या प्लस कुल न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। किसी भी तत्व का परमाणु जो द्रव्यमान हम निकालते हैं, कुल प्रोटॉनों की संख्या को प्लस कुल न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा है ना, इसमें कितने प्रोटॉन है, 13 प्रोटॉन है और 14 न्यूट्रॉन है। तो 13 और 14 को आप प्लस कर दीजिए, कितना आ रहा है आपका, 27 आ रहा है। तो इस प्रकार क्या होगा, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 27 होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और एक चीज़ क्या लिखा है, इसको पढ़िए। यहाँ लिखा है कि किसी तत्व के परमाणु संख्या यानी Z कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या और कुल प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, दोनों चीज़ें हमें समझ में आ गई। द्रव्यमान हम कैसे निकालते हैं, प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों को ऐड करते हैं। और परमाणु संख्या कैसे निकालते हैं, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कुल प्रोटॉनों की संख्या होती है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 पे आपसे पूछा है, यदि किसी तत्व का परमाणु संख्या A तथा परमाणु द्रव्यमान Z है, तो उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है, उसे आप याद रखिएगा। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है हमारा, वो फॉर्मूला है हमारा Z-A। क्या है हमारा, Z-A। Z क्या है यहाँ पे, Z है हमारा परमाणु संख्या, A क्या है हमारा, A है हमारा परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे पूछा है, निम्न में कौन अक्रिय गैस है। यहाँ पे अक्रिय गैस के बारे में पूछा गया आपसे, तो निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस है, हीलियम जो है हमारा अक्रिय गैस है। ठीक है, हीलियम अक्रिय गैस है। हीलियम क्यों अक्रिय गैस है, इसका मैं आपको रीजन बता देता हूँ। हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, हीलियम का परमाणु संख्या जो है वो हमारा होता है कितना, वो हमारा 2 होता है। कितना होता है, हीलियम का 2 होता है। तो 2 का कहने का अर्थ हुआ कि ये हमारा पहला कोष में होगा और इसकी इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो चुकी है। जितने भी सारे तत्व, जितने भी सारे परमाणु जिनके इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो चुकी है, वो सारे हमारे अक्रिय गैस है, वो हमारा रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अक्रिय गैस कहने का मतलब ये हुआ वो हमारा कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में वो भाग नहीं लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे तो हमारा जो क्वेश्चन 30 है, इसका राइट आंसर क्या होगा इससे बता देते हैं। ये हमारा हीलियम होगा, हीलियम हमारा एक अक्रिय गैस है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ अक्रिय गैसों की यहाँ पे कुछ सूची बनाया गया है, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या क्या है अक्रिय गैसों की सूची, हीलियम है, नियन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडन है। ठीक है, ये सभी जो क्या है हमारा, ये सभी हमारा अक्रिय गैस है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इस लिस्ट को जरूर अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डन होता है परमाणु संरचना का। ये टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी क्वेश्चंस का आप नोट डाउन करिए। जितना भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जितना भी क्वेश्चंस आपको बताया जा रहा है, एक कॉपी में इसका नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि साइंस का पूरा चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये चैनल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम इतना तक ही रखते हैं और मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए। आप अपना तैयारी बेहतर से करते रहिए और अच्छे से अपना मार्क हासिल करिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।